रिकॉर्डिंग। ओके। तो कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छा जी। चलिए देखिए बेटा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, है ना? तो कुछ बच्चे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नए आए हुए हैं। हाँ, हाँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब आप देखिए कि अब 11th से आप ये जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे लिए ऑर्गेनिक का भी फर्स्ट चैप्टर है। और 11th क्लास के बाद जो बच्चे सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहते हैं, उनके लिए ये पहला चैप्टर ही है। ठीक है भाई? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप फिजिकल पढ़ सकते हैं। तो मेरा मोटिव तो यही रहेगा कि भाई जो भाई नया बैच आया है कि वो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स और इसके बाद वाले जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं हमारे लिए, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, है ना भाई, कार्बोनिल कंपाउंड्स और उसके बाद अमीन्स, वो सब हम कवर करने के बाद अपना फिजिकल वाला पोर्शन कवर कर लेंगे। और बाकी बच्चों के बैचेस में तो हो ही चुका है। तो आप कोशिश कीजिए कि भाई रिकॉर्डेड देख लें, नहीं देख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए हम लाइव क्लास का भी अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है भाई? और हो सकता है ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाए, यूट्यूब पे जाए। अच्छा, ठीक है भाई। तो देखिए ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो यूट्यूब कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप फॉलो कीजिए चैनल को। तो आपको आगे भी ऐसे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ये वाली सीरीज़ मैं यूट्यूब पर भी ख़त्म करूँगा। ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली यही हमारे लिए यूट्यूब पे भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ। आई होप आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में क्या-क्या पढ़ना होता है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें 2-3 बातें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा क्लासिफ़िकेशन। क्लासिफ़िकेशन के बारे में हमें सीखना है यहाँ। ये फर्स्ट और फ़ॉरमोस्ट बात है कि हम लोग क्लासिफ़ाई कैसे करेंगे कंपाउंड्स को, वो इससे कभी-कभी क्वेश्चन्स आ जाते हैं। इसके अलावा हमें इसमें सीखना है इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भई, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो आई होप मैंने 11th क्लास में भी कवर कराया है और ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको इसके वीडियोज़ भी मिल जाएँगे, तो आप ये कवर अप कर सकते हैं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो मेजर पार्ट रहेगा वो क्लासिफ़िकेशन, उसके बाद मैं आपको आईयूपीएसी और कॉमन नेम्स के बारे में थोड़ा-सा आइडिया दूँगा। कॉमन नेम्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होएगा, वो होगा भई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दैट इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे लिए, दैट इज़ गोइंग टू बी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में बेटा हम लोग मेजरली 2 प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे होंगे। एक होंगी हमारे लिए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही हमें पढ़ना पड़ता है SN1 और SN2 मैकेनिज़्म, SN1, SN2 मैकेनिज़्म। तो इनकी बात भी हम लोग यहीं पर करेंगे। SN1 मैकेनिज़्म के बारे में मैं आपको सिखाऊँगा, SN2 मैकेनिज़्म के बारे में आपको सिखाऊँगा। तो हमारे पास क्या-क्या हुए? क्लासिफिकेशन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़। देखिए बेटा क्लासिफिकेशन जब मैं कराता जाऊँगा तो आपको आईयूपीएसी उसी के साथ-साथ में मैं आपको कंपाउंड की करवाता जाऊँगा, ठीक है? इसके बाद आएगा हमारे लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके बाद हमारे पास होते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। हम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स
ठीक है? तो सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स में भी हम लोग ये वाले इन कंपाउंड्स की बात करेंगे। जैसे कि आपने नाम सुना होगा फ्रीऑन्स के बारे में, फ्रीऑन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है भई? इसके अलावा और भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सुना है आपने नाम? क्लोरोफॉर्म, उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड जिनमें हैलोजन होता है और एल्काइल ग्रुप होता है, उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक होएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा एडवांस की भी बात कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो सिलेबस रहेगा, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए कहाँ-कहाँ पे आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो अगर आप एम कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप एम कर रहे हैं सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड के लिए, तो वो आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप आईआईटी, जेईई मेंस की प्रिपरेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तीसरा, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं भई, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चौथा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी, यूजी केमिस्ट्री के लिए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। भई ये वाले एग्ज़ाम के बारे में मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो आप इस एग्ज़ाम को देकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप सीयूईटी का एग्ज़ाम भी दें, है ना भई? सीयूईटी का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए भई, यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो हम लोग इन दोनों को क्लासिफ़ाई करके ही पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़। फिर सिमिलरली हम लोग हेलो एरीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब भाई जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको बिल्कुल ऑर्गेनिक से कोई मतलब नहीं था 11th क्लास में, अब वो यहाँ पे ज़रा ध्यान से बात सुनेंगे बेटा। क्या होगा, मैं पहले तो शीट आगे ले लेता हूँ। देखिए भाई, यहाँ पे क्या होगा हमारे लिए, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एल्केन्स भाई, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, कार्बन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। कि कार्बन जो होता है हमारे लिए, वो 4 बॉन्ड बनाने के लिए जाना जाता है। इसकी तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वैसे ही पढ़ चुके हैं आप 10th क्लास में। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये दिखाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है, इसके अंदर होती है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। ये अपने ही जैसे एटम के साथ लिंक करने की टेंडेंसी रखता है भई। उसके बाद इसकी दूसरी जो मेजर प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का मतलब ये है कि कार्बन हमारे लिए कितनी वैलेंसी शो करने वाला है? 4। मतलब वो एक टेट्रावैलेंट स्पीशीज़ है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है भाई? इसके बाद हम जो सीखने जा रहे हैं भई, वो हैलो एल्केन्स है। हैलो एल्केन्स देखिए बेटा, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। हैलोजन है इसके अंदर वर्ड, और एक वर्ड है एल्केन्स। तो एल्केन्स के बारे में तो आपको आइडिया होगा कि ये हमारे लिए नॉर्मल कार्बन की चेन्स होती हैं। भई जैसे ये नॉर्मल कार्बन की चेन है। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा भई? ये तो आपको आइडिया होगा, प्रोपेन का। इसके बाद हैलोजन एटम की बात करते हैं भाई, तो हैलोजन एटम्स हमारे लिए 17th ग्रुप के होते हैं भाई। 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को ही हम लोग हैलोजन नाम देते हैं। उसके बाद आप बताइए भई, हैलोजन कौन-कौन से होते हैं? कितने बच्चों को हैलोजन के नाम याद है? कितने बच्चे बता सकते हैं हैलोजन एटम्स कौन-कौन से होते हैं? हाँ जी। अच्छा, सिलिकॉन। नहीं भैया, सिलिकॉन नहीं होता है। देखो, ध्यान से देखो। भई इस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है भाई? ये हमारे लिए हैलोजन फैमिली कहलाती है बेटा। यही है हमारे लिए हैलोजन फैमिली। कैसे याद रखेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन को? तो इसको सबसे सिंपल से याद करने का तरीका क्या है? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। बड़ा सिंपल है।
फिर कल बाहर आई आंटी। सिंपल है या नहीं है भाई? ये याद करने का तरीका है भाई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। मेजरली अब आपको पता होगा कि भाई ये तो 11th क्लास में मैंने सिखाया था कि ऊपर से नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं भाई, तो हमारे लिए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो हम लोग एस्टेटाइन की बात तो कर ही नहीं रहे होंगे। नॉन मेटल पी ब्लॉक में आता ज़रूर है, लेकिन इसकी बात तो हमें करनी ही नहीं है। हमें बात कहाँ तक करनी है? आयोडीन तक। और मेटालिक कैरेक्टर तो छोड़ो, ये यहाँ पे हमारे लिए रेडियो एक्टिविटी भी आ जाती है मोस्ट प्रोबेबली। तो फिर आप यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे। तो हमारे लिए जो हम जिन एलिमेंट से डील कर रहे होंगे वो कौन-कौन से होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है भाई? इसके बाद आते हैं हम लोग एल्केन चेन के ऊपर। तो मतलब अगर हम लोग देखें हेलो एल्केन्स में हमें एक इम्पॉर्टेंट एक कंपाउंड, जैसे मैं आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन लेता हूँ, ये R और X। यहाँ पे ये जो X है, ये हमारे लिए हैलोजन का एटम होएगा, हैलोजन का एटम होने वाला है। और ये जो R है, ये कार्बन की चेन होने वाली है। ये क्या होगी भाई हमारे लिए? कार्बन की चेन होगी। तो जनरली हमें जो पढ़ना है वो इस हैलोजन, मतलब हेलो एल्केन्स पढ़ना है ना भाई? इन्हीं को हम लोग एल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड्स। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भई हेलो एल्केन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ से हम कहीं पे भी जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, वो आएगा कन्वर्जन का। तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है। कन्वर्जन का मतलब होएगा, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन्स आपको कैसे को देखने को मिलेंगे? कन्वर्जन ये आपको कैसे देखने को मिलेगा? आपको ए कंपाउंड से बी कंपाउंड पूछेगा भाई। कि ए कंपाउंड से हम लोग बी कंपाउंड पे कैसे पहुँचे? और यहाँ पे इसके कितने पाथवे हो सकते हैं? ए कंपाउंड से मान लेते हैं आपने A1 बनाया, फिर आपने A2 बनाया, फिर आप बी पे गए। तो देखिए आपने कितने स्टेप्स को फ़ॉलो किया। फर्स्ट स्टेप ये वाला लिया, सेकंड स्टेप ये वाला लिया, थर्ड वाला ये स्टेप लिया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन्स आएँगे भाई कन्वर्जन्स के। ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हमें आने चाहिए। और ये कन्वर्जन एक बार में तो आपको आएँगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक हम सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक लाखों रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग सीख चुके होंगे। तो आपको फिर आइडिया आएगा कि हम लोग को ए से बी जाना है तो हम सूटेबल पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, कितने छोटे से छोटे, मतलब कम से कम वे में हम लोग ए से बी तक पहुँच सकते हैं। यही क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली भई वैसे तो हमारे लिए कन्वर्जन का, जैसे मैं आपको बताऊँ, अ, बोर्ड्स में काफ़ी पूछा जाता है। बोर्ड में कन्वर्जन के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो कंपल्सरी आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसी पे बेसिस पे हम लोग कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। देखेंगे हम लोग, और कई सारी मैं आपको रिएक्शंस पढ़ाऊँगा। बेटा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब मैं आपको रिएक्शंस पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको उनकी मैकेनिज़्म नहीं बताऊँगा। मैकेनिज़्म आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होगी, जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए और इसकी मैकेनिज़्म आपको आनी चाहिए, तो वो वाली मैकेनिज़्म मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, आपको समझाऊँगा भी और आप उसे नोट भी करते जाएँगे। ठीक है भाई? पहली इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपने आई होप कि आप सभी नोट्स बना रहे होंगे, और नोट्स बनाते रहिए, साथ के साथ लिखते जाइए। आपको टाइम मिलेगा, ये सारी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कीजिए भाई, एक बढ़िया से नोट्स बनाइए। उसके बाद आप इसको रिवाइज़ कीजिए। जितने रिवाइज़ करेंगे आप, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि हमें रट्टा मारने वाला टॉपिक लगता है। भई वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। अगर आप इसे समझ के पढ़ेंगे तो आपको कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मेरा मानना तो यही है कि भई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ईज़ी होती है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है, और मोस्ट प्रोबेबली बच्चे इसमें स्कोर ईज़िली कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ईज़ी पार्ट तो यही ऑर्गेनिक होती है। इसीलिए मैं कुछ ये जो अभी जो नया बैच आया है, इसको मैं ऑर्गेनिक ही पहले पढ़ा रहा हूँ। है ना भई? तो जिन बच्चों के पहले फिज़िकल वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जैसे जो मैंने टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, हाँ भाई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन करेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी वीडियोज़ लाएँगे भाई, ठीक है? कोऑर्डिनेशन की भी क्लास करेंगे, लेकिन अभी पहले हम लोग ये वाला चैप्टर जो कि है हेलो एल्केन्स,
ये स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो अब देखते हैं एल्काइल हैलाइड्स के बारे में बेटा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे हमारे लिए जो बॉन्ड इम्पोर्टेंट है, भई देखो नेचर ऑफ बॉन्ड तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ही। यहाँ पे आपको बहुत बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली में कैसी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। बहुत बेसिक सा आइडिया है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे होगा एक कार्बन और एक हैलोजन। कार्बन भी होगा और एक क्या होगा हैलोजन एटम। देखिए बेटा मैं हैलोजन को एक्स से रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमें मेजरली किनसे लेना-देना है भई? इन्हीं से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना होगा। ये बॉन्ड मैंने रिप्रेज़ेंट कर दिया। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का होगा भई। एक इलेक्ट्रॉन किसका इन्वॉल्व्ड होगा? कार्बन का। और एक इलेक्ट्रॉन किसका इन्वॉल्व्ड होगा? इस हैलोजन एटम का। देखिए भाई, ये इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेज़ेंट किया है किसका? कार्बन का और ये इलेक्ट्रॉन मैंने किसका रिप्रेज़ेंट किया है? हैलोजन का। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेज़ेंट हैं और 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेज़ेंट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़रूर होएगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? हमारे लिए टेंडेंसी होता है। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे देखिए भाई, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे शेयरिंग हुई है। ये हमारे लिए शेयरिंग का बॉन्ड है। अगर मैं इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये शेयरिंग से मिलके बना है। और शेयरिंग में क्या है, एक हैलोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इन दोनों में डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन है या फिर हैलोजन। तो आपको पता है हैलोजन हमारे लिए जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होएगी ना, ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी? इस हैलोजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या कंडीशन आ रही होगी, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जैसे हमारे पास ये कार्बन था और ये हैलोजन था। कार्बन था और ये हैलोजन था। अब यहाँ पे जो बॉन्ड था ना, बॉन्ड के कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैलोजन ने अपना तो खींचा ही खींचा, साथ में उसने इस वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये जो बॉन्ड है, इसमें क्या हो गई है भाई, पोलैरिटी क्रिएट हो गई है, पोलर कंपाउंड बन चुका है। अगर नॉर्मली होता हमारे लिए कार्बन-कार्बन का बॉन्ड होता तो दोनों इक्वल स्ट्रेंथ से खींच रहे होते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बन और इस हैलोजन बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी डेवलप हो गई। क्यों? क्योंकि इस हैलोजन ने अपना खींचा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना तो खींच के रखे, मुझे क्या लेना-देना। लेकिन उसने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया भाई। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा खींचे जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन-सा चार्ज आ रहा है बेटा? पार्शियल नेगेटिव। और इस वाले कार्बन के ऊपर कौन-सा चार्ज आ रहा होगा जनरली? पार्शियल पॉज़िटिव चार्ज। ये वाली बात आई समझ में या नहीं आई? ये मुझे बताइए। तो देखिए भाई, एक कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉज़िटिव चार्ज है, इस हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना भाई? अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे कोई रिएक्शन करनी हुई, हेलो एल्केन के ऊपर कोई रिएक्शन करनी हुई और ये वाला बॉन्ड हमारे लिए कैसा निकल के आया? पोलर निकल के आया, पोलर। ये पोलर बॉन्ड हो गया भाई। पोलर सब्सटेंस हो गया। कैसा सब्सटेंस है? पोलर सब्सटेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ, क्या लेता हूँ भाई? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है हमारे लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। न्यूक्लियोफाइल कैसी स्पीशीज़ है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ का मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर-भर के प्रेज़ेंट है। भर-भर के प्रेज़ेंट है। जनरली तो मैंने नेगेटिव दिखाया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर
नेगेटिव चार्ज मतलब उसके इलेक्ट्रॉन रिच हो। कभी-कभी आपको ऐसे केस भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे होएगा तो नेगेटिव चार्ज, लेकिन वो स्पीशीज़ होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या बात बोल दी भाई? ऐसे केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं, है ना भाई? लो मतलब नेगेटिव चार्ज, या फिर आप ऐसा मान के चलिए आपको नेगेटिव चार्ज देखना है, जनरली मैं बात बता रहा हूँ। अगर न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना है, या फिर आपको देखना है ऐसी कोई स्पीशीज़ मिल जाए, जहाँ पे क्या प्रेज़ेंट हो, लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज का एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, जैसे आपने देखा वहाँ पे प्रेज़ेंट है OH माइनस, ये वाला बहुत सिंपल सा न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर कौन-सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये सारा क्लासिफिकेशन मैं आपको 11th क्लास में ही पढ़ा चुका हूँ। OH माइनस, है ना भई? जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे और कौन-कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, Cl माइनस, Br माइनस, है ना भई? ये न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। ये इसके अलावा भी और भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, जैसे और तगड़ा न्यूक्लियोफाइल बताऊँ, NH2 नेगेटिव। ये NH2 नेगेटिव हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल तो है ही है, बेस भी होता है ये। इसके हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल और बेस के बारे में बाद में, लेकिन अभी मैं आपको जनरल आइडिया बता रहा हूँ। लोन पेयर वाले कौन से होते हैं? जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, जो कि होता है हमारे लिए H2O, अमोनिया। आप देखिए H2O में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है या नहीं है? और इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है। तो ये भी हमारे लिए किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे क्या होता है भई, इस वाले कार्बन सेंटर पे होगा, जनरली इस वाले कार्बन सेंटर पर हो रहा होगा, और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी? इस वाले हैलोजन पे। और ये क्या होगा भाई, इस तरीके से कोई कंडीशन आ जाएगी कि ये कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में तो बॉन्ड बन जाएगा। TNU बन जाएगा, वही बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ये ये हमारे लिए हैलोजन आटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन और सामने वाले कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया होगा। तो यहाँ पे ऐस आपने देखा, एक ग्रुप ने लीव किया और दूसरा ग्रुप उसकी जगह पे आ गया, तो इसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग इनके टाइप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है ना भाई? तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया कि यहाँ पर रिएक्टिविटी कैसी होएगी, कि ये कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड कैसा है, पोलर है नेचर में, जिसकी वजह से ये कंडीशन आ रही है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भई, ये हमने देखा किस-किस के बारे में, हेलो एल्केन्स के बारे में, हैलोजन और एल्केन्स यहाँ पे होंगे। भई हेलो एल्केन्स देखिए भई, बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एल्केन्स, अब आप लोग अपनी नोटबुक में हेलो एल्केन्स नाम से एक हेडिंग बना लेंगे, और मैं आपको यहाँ पे जो-जो लिखाता जाऊँगा, वो आप यहाँ पे नोट करते जाएँगे। ठीक है भई? सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारे लिए इस तरीके से मैंने आपको एक एल्केन बना के दिखाया। क्या बना के दिखाया? एल्केन। ठीक है भई? इस एल्केन के ऊपर अगर हम लोग किसी हैलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दें, ये H को हटा दें और यहाँ पे क्या लेके आएँ? यहाँ पे हैलोजन एटम लेके आ जाएँ। इस हाइड्रोजन को मैंने बाहर भगा दिया थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारे लिए जो कंपाउंड बन रहा होएगा ना, R और X रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, यही हमारे लिए होगा हैलो एल्केन। समझ में आई बात? अब देखिए भई, ये हेलो एल्केन्स जो हैं, इनका हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट यूजेस भी पढ़ने हैं, है ना भई? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना भाई? हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई क्लासिफिकेशन तो ठीक है, इसका जनरल फ़ॉर्मूला बता सकते हो क्या आप? एल्केन का जनरल फ़ॉर्मूला क्या होता है? बताओ भाई, एल्केन का जनरल फ़ॉर्मूला? एल्केन का जनरल फ़ॉर्मूला बता दो बेटा। लिखो, लिखो। लिखो।
हाँ, ठीक, 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 ठीक। हाँ, सही बताया। क्या है? CnH2n प्लस 2, वेरी गुड। CnH2n प्लस 2 होता है जनरली हमारे लिए हेलो एल्केन्स का। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अगर ये CnH2n प्लस 2 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूँ और उसकी जगह पे एक हैलोजन एटम लगा दूँ, तो यहाँ पे हमारे लिए हेलो एल्केन का जनरल फ़ॉर्मूला क्या आ जाएगा? अगर हमने सिर्फ़ एक ही हैलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट किया एक हाइड्रोजन हटाने के बाद, तो वहाँ पे हमारे लिए जनरल फ़ॉर्मूला आ जाएगा CnH2n प्लस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है और इसकी जगह पे क्या लेके आ गए भई, हैलोजन एटम लेके आ गए। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेज़ेंट कर दिया। तो आपको ये जनरल फ़ॉर्मूला समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भई। अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स ठीक है, मैं इसको इरेज़ करने के बाद आपको बताता हूँ हेलो एल्केन्स तो ठीक है। मैं पहले आपको जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ाता हूँ कि हमारे पास कितने तरीके के कॉम्बिनेशन पढ़ने को देखने को मिल सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, ये लिख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। देखिए भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव में देखिए भाई, यहाँ पे हमारे लिए 2 इम्पोर्टेंट कैटेगरीज़ होंगी बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव में हमारे लिए 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरीज़ होने वाली हैं। कौन-कौन सी होंगी भाई? कितने बच्चों को पता है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव में 2 इम्पोर्टेंट कैटेगरीज़? वो होती हैं भाई, देखिए सबसे पहली जो कैटेगरी होगी हमारे लिए वो होगी एलिफैटिक एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव्स किसके हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन लिख सकते हो आप। एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं? एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब वही जो हमारे लिए हाइड्रोकार्बन्स थे। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स हमारे लिए 3 तरीके के थे। वैसे तो हमने बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन सीखा था। कौन-कौन से? एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, साइक्लिक वाले भी सीखे थे हमने, है ना भई? एलिफैटिक वाले और एसाइक्लिक वाले। इसके अलावा हमने सीखा था कौन से? एलिफैटिक के बाद साइक्लिक वाले, और साइक्लिक में भी हमने 2 सीखे थे। एक कौन से? नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। हाँ, याद आ रहा होगा, याद आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। तो एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव में ही हमारे लिए आते हैं भई सबसे पहले एल्काइल हैलाइड्स, या फिर हम लोग इनको क्या नाम बोलेंगे? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, ठीक है भाई? हेलो एल्केन्स बोलेंगे हम लोग, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इन्हीं को? हैं? द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, है ना भाई? तो हेलो एल्केन्स आते हैं। इसके अलावा इसमें एग्ज़ाम्पल बता सकते हैं आप? एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से आएँगे? अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से लिख सकता हूँ मैं इसमें हेलो एल्केन्स में? जैसे आपने कंपाउंड देखा होगा भाई, ये वाला कंपाउंड देखा होगा CH3Cl। इसके अलावा आपने कंपाउंड देखा CH3CH2Cl, ये वाला कंपाउंड भी देखा होगा आपने। जैसे CH3CHCl ये वाले कंपाउंड्स आते हैं हमारे लिए, है ना? कि एलिफैटिक है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया भाई, यहाँ पे हैलोजन एटम लगा दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे भाई, ये CH3Cl जो है हमारे लिए, CH3Cl का नाम क्या होगा भाई? कौन बच्चा बताएगा CH3Cl का नाम? कौन बताना चाहेगा CH3Cl का नाम? हाँ, वेरी गुड, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, बहुत सिंपल सा नाम था। बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा, हाँ, इस बच्चे ने सही नाम दिया। क्या नाम दिया? हाँ, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड भी नाम दे दिया भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे किसी ने नाम दिया है भाई क्या? क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन नाम दिया। और एक बच्चे ने बोल दिया है भाई साथ के साथ ही इथाइल क्लोराइड, बहुत बढ़िया। इसका नाम बहुत बढ़िया, क्या नाम दिया है? 2 क्लोरो, वेरी गुड, 2 क्लोरो प्रोपेन,
2 क्लोरो मैं नीचे लिख देता हूँ, आप साथ में ही लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से नंबरिंग की होगी, यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से, सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल 1, 2, 3। तो ये 2 सेकंड वाली पोज़ीशन पे हमारे लिए क्लोरो ग्रुप आ रहा है, तो आपने क्या नाम लिखा 2 क्लोरो प्रोपेन। तो क्या यहाँ पे 1 क्लोरो मीथेन, 1 क्लोरो ईथेन नहीं लिखना चाहिए हमें? लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? हाँ, ये तो अंडरस्टूड है। तो ये हमारे लिए जनरली जो नाम लिखे हैं हमने, ये आईयूपीएसी नेम हो जाएँगे बेटा। और ये वाले जो नाम लिखे हैं, ये हमारे लिए कैसे नाम हो जाएँगे? कॉमन नेम हो जाएँगे। समझ में आई बात? ये कौन से नेम हो जाएँगे? कॉमन नेम हो जाएँगे। भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा है भई? दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, दिखाई देगा, देगा दिखाई। कैसे दिखाई देगा? अब दिख रहा है भाई, अब दिख रहा है, क्लोरोप्रोपेन लिखा है मैंने वहाँ पे, ये पहले वाला दिख रहा था या नहीं दिख रहा था? पता नहीं सर, नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए फिर से इसको क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, इस तरीके से। अब दिख रहा है भाई? और कुछ तो मिस नहीं हुआ था भाई, यही वाला पार्ट मिस हुआ था। इसको मैं आपको और कहीं पे भी डाल देता हूँ भाई, इसको बगल में डाल देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है भाई, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। को भी शिफ्ट कर देता हूँ, को भी शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा-थोड़ा। ठीक है भाई, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, देखते हैं बेटा। हेलो एल्केन्स की बात की हमने, ये आपको समझ में आ गया होगा हेलो एल्केन्स वाला पार्ट। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, वो क्या है? वो है हमारे लिए जो सेकंड इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं एलिफैटिक में। हम लोगों ने पहला कौन-सा सीख लिया? हेलो एल्केन्स के बारे में सीख लिया। अब हम लोग बी वाला पार्ट देखने जा रहे हैं, जो कि है हमारे लिए कैसा? हेलो एल्कीन्स। हाँ भाई, हेलो एल्कीन्स भी होती हैं। क्या होती है हमारे लिए? बी वाला पार्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, वो किसका है? हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स का पार्ट होएगा। हेलो एल्कीन्स का पार्ट कैसे को देखने को मिलेगा भाई? एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास कोई एल्कीन ग्रुप है, जैसे हमारे लिए ये वाला कंपाउंड था, अज़्यूम करते हैं इस तरीके से हमारे पास CH2, एक जगह पर मैंने हाइड्रोजन अटैच किया और एक जगह पर मैंने क्या अटैच कर दिया भाई? मान लेते हैं क्लोरीन को अटैच कर दिया। तो ये हमारे लिए एक कंपाउंड है। इसका अगर हम लोग नाम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे भाई? बताओ, कैसे नाम लिखेंगे इसका आईयूपीएसी? अगर आईयूपीएसी नाम लिखने को बोला जाए, ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर कार्बन हो गया। बताया था मैंने पहले क्या? 1 क्लोरो, उसके बाद 2 कार्बन है तो इथीन, 1 क्लोरो इथीन, ये नाम होगा। है ना भाई? तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? हाँ, इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं, उसके अलावा भी हमारे लिए और भी हो सकते हैं भाई। ये हमारे लिए देखिए भाई, इस एक इम्पॉर्टेंट बात एक और सिखाता हूँ मैं आपको इसी तरीके से देखिए। जैसे अगर हमारे पास CH3 CH, यहाँ पे मैंने लिख दिया है भाई CH2, ठीक है भाई? और इरेज़र से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एन लिख को मैंने कर दिया CH2 और यहाँ पे लगा दिया Cl, ठीक है भाई? तो ये वाला हमारे लिए क्या है, इस वाले कंपाउंड को हम लोग हेलो एल्कीन्स में ही रखेंगे, क्योंकि देखो भाई ये एल्कीन वाली चेन है और यहाँ पे हैलोजन आटम आ गया, है ना भाई? अब देखो भाई, यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसका अगर आप नाम लिखने जाओगे तो इसका नाम क्या होगा हमारे लिए? देखिए भाई, कैसे नाम लिखेंगे? 1, 2, 3, यहाँ से नंबरिंग होगी या यहाँ से नंबरिंग होगी? किसको प्रायोरिटी देंगे भाई? किसको प्रायोरिटी देनी है? हाँ, डबल बॉन्ड को देंगे ना प्रायोरिटी, वेरी गुड।
वेरी गुड, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, ये तो हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट में काउंट होता है और ये फंक्शनल ग्रुप में। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे नाम आ जाएगा 3 क्लोरो मेथ एथ प्रोपीन, क्या नाम होगा? 3 क्लोरो प्रोपीन, वेरी गुड। तो ये इनके आईयूपीएसी नेम है ना भाई? तो मैं जनरली आईयूपीएसी नेम लिख रहा हूँगा और जहाँ पे मैं बोल दूँ आप समझ जाएँगे कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में डिफरेंस, है ना भाई? बहुत ही ईज़ी होता है। इसी तरीके से हमारे लिए क्या था? हेलो एल्कीन्स था। हेलो एल्काइन्स भी पढ़ सकते हैं बेटा, हेलो एल्काइन्स भी आपको समझ में आ जाएँगे अगर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होएगा हमारे लिए सिस्टम तो फिर क्या हो जाएगा वो? हेलो एल्काइन में आ जाएगा, ठीक है भाई? जैसे अगर मैं सी वाला पार्ट बताता हूँ आपको, सी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्काइन्स। ये भी हमको देखने को मिल सकते हैं, है ना भाई? हेलो एल्काइन्स कैसे? एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट है? सीएल है प्रेज़ेंट। तो ये हमारे लिए किसमें आ जाएगा? हेलो एल्काइन में आ जाएगा। इसका नाम बता सकते हैं आप क्या होगा? क्या नाम होगा इसका? क्लोरो, वेरी गुड, क्लोरोइथाइन। हाँ भाई, क्लोरोइथाइन नाम होने वाला है इसका। ठीक है भाई? तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ-कुछ कंपाउंड्स मैंने आपको एलिफैटिक में क्लासिफिकेशन सिखाने की कोशिश की है। ठीक है भाई? अब आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी किसकी? हैलो एल्केन्स की। ये थी किसकी? हैलो एल्कीन्स की। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कौन से? हैलो एल्काइन्स के बारे में। ठीक है भाई? यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप नोट करके लिखेंगे यहाँ पे कि इस वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड भी नाम दे सकते हैं। इसको हम लोग विनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग एलाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई? ये विनाइल और एलाइल का क्या मतलब है भाई? अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे नोट लिख लेंगे आप साइड में, नोट बना के लिख लीजिए बेटा जी। क्या नोट लिखना है? एक नोट तो देखिए भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर डबल बॉन्ड है हमारे लिए, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में, है ना भाई? डबल बॉन्ड है प्रेज़ेंट इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में। तो अगर कोई ग्रुप इस डबल बॉन्ड पे ही प्रेज़ेंट होता है ना भई? ये देखो अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे लिए sp2 कार्बन है और ये हमारे लिए sp2 कार्बन है। अगर डबल बॉन्ड प्रेज़ेंट है और sp2 कार्बन पे प्रेज़ेंट है, तो देखिए भई ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग नाम दे देते हैं विनाइल विनाइलिक कार्बन। क्या नाम देंगे? विनाइलिक कार्बन नाम देंगे। ठीक है भाई? ये पहला इम्पोर्टेंट नोट है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट नोट देखिए भाई, दूसरा इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, देखिए। यहाँ पे दूसरा इम्पोर्टेंट नोट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेज़ेंट है, उसके बगल में एक कार्बन प्रेज़ेंट है और वो कैसा है भई? sp3, ये वाला कार्बन कैसा है? sp3 कार्बन है। तो इस वाले कार्बन को हम लोग नाम देते हैं क्या? इस वाले कार्बन को हम लोग नाम देंगे, बताइए? एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन है ये, समझ में आई बात? और ये एलाइलिक कार्बन पे कोई जी ग्रुप भी अटैच हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है भाई? इस एलाइलिक कार्बन पे जी ग्रुप अटैच होगा तो वो एलाइल हमारे लिए, जैसे हमारे लिए क्लोरीन था, हमने इसका नाम रख दिया था एलाइल क्लोराइड। इसका नाम था विनाइल क्लोराइड। ठीक है भाई? इसी तरीके से मैं आपको एक और ग्रुप बताऊँगा अभी आगे, जब हम लोग अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासिफ़िकेशन में ही देखना है हमें, ठीक है भाई? उसके बाद आते हैं हम लोग जो हमारे लिए सेकंड, जैसे अभी हम लोगों ने किसके बारे में बात की है बेटा? देखिए एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात की है। अब जो सेकंड हमें पढ़ना है वो है हमारे लिए एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। वो कौन से होंगे? एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है भाई? देखिए, जो हम सेकंड पढ़ेंगे वो होंगे एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है? एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसके अंदर देखिए भाई,
एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स में हमें कौन-कौन से कंपाउंड्स देखने को मिल सकते हैं भाई? इसके अंदर तो कोई क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना भाई? तो अगर मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए जनरली हमारे लिए एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव के एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने नाम सुना होगा क्लोरोबेंज़ीन, ये नाम सुना है भाई? ये कौन-सा नाम है? क्लोरोबेंज़ीन, का नाम है क्लोरोबेंज़ीन, वेरी गुड। इसके बाद आपने नाम सुना होगा आइडोबेंज़ीन, ब्रोमोबेंज़ीन, वो भी नाम सुना होगा। मैं आपको एक अच्छा-सा कंपाउंड पढ़ाता हूँ जिसका नाम है ये, इस कंपाउंड का नाम क्या है भाई बताओ? इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? क्लोरोबेंज़ीन है, मिथाइल आयोडोबेंज़ीन। मिथाइल बेंज़ीन को क्या नाम देते हैं बेटा? टोलुइन, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, इसका नाम क्या है हमारे लिए? 2 आयोडो टोलुइन, है ना भई? ये सेकंड, ये देखिए भई फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, है ना भई? इसको आयोडोटोलुइन भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग ऑर्थो आयोडोटोलुइन भी बोल सकते हैं, 2। अब जो अगर हम लोग उस तरीके से नाम लिखते हैं भई पुराने तरीके से, तो हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा लिखते हैं, नहीं तो अब क्या है भई? आयोडोटोलुइन, ये हमारे लिए कंपाउंड है। एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव, ये एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग प्रेज़ेंट है। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक डेरिवेटिव यही है। भई एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको पता होने चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ये देखिए भाई, इस वाले कंपाउंड का नाम बताइए? यहाँ पे, हाँ भाई, क्लोरोनैफ्थलीन, क्लोरोनैफ्थलीन, वेरी गुड। है ना भाई? तो क्लोरोनैफ्थलीन भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये वाला कंपाउंड बताइए भाई, इस वाले कंपाउंड का नाम बता दीजिए। इस वाले कंपाउंड का नाम, ये कौन-सा कंपाउंड था? याद है किसी को? क्लोरोफुरान, वेरी गुड, फुरान, फुरान था ये कंपाउंड, भूलना नहीं बेटा, है ना भई? फुरान था, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि फुरान ये होता है देखो, ये हमारे लिए फुरान, और मैंने वहाँ पे बताया भी था कि ये हमारे लिए फुरान है ना भई? और अगर इसके डबल बॉन्ड्स को आप रिड्यूस कर दीजिए, मतलब 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी बेटा जी? 4 हाइड्रोजन की, है ना भई? डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया ना, 4 हाइड्रोजन लेके आया था ना मैं, तो क्या बनाया था यहाँ पे? क्या बनाया था भई? ये कंपाउंड बनाया था और इसका नाम क्या बोला था? टीएचएफ, वेरी गुड, टीएचएफ, इसका नाम क्या है? टेट्रा हाइड्रो फुरान। टेट्राहाइड्रोफुरान है इसका नाम। ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पे, टेट्राहाइड्रोफुरान, है ना भाई? भूलना नहीं, टेट्राहाइड्रोफुरान बताया था मैंने आपको। अच्छा भाई, अब देखते हैं हम लोग, ये हमारे लिए जो बेसिक क्लासिफिकेशन था वो तो हमने सीख लिया, एरोमेटिक कंपाउंड्स का भी देख लिया। अब टाइप ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पे भी देख लेते हैं हम लोग, कि हमारे पास टाइप ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे और कौन-कौन से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। ये तो अभी हमने किसका क्लासिफिकेशन किया है? कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई? अब ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई? इसके बाद आते हैं हम लोग, जो हमें नेक्स्ट टॉपिक सीखना है, दैट इज क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हैलोजन। अभी जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हैलोजन। ये तो बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल।
सभी बच्चे कर लेंगे, सबको ही आता है। हैलोजन बदलते जाओ, कंपाउंड बनाते जाओ, बहुत सिंपल है। किसके बेसिस पे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हैलोजन। ये इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ हैलोजन, है ना भाई? टाइप्स ऑफ हैलोजन चेंज करते जाओ, मतलब हमारे पास क्या-क्या देखने को मिलेंगे? भाई फ्लोरीन डेरिवेटिव्स देखने को मिलेंगे। स्पेलिंग देख लेना बेटा फ्लोरीन डेरिवेटिव्स की। फ्लोरीन डेरिवेटिव्स देखने को मिलेंगे, क्लोरीन डेरिवेटिव्स देखने को मिलेंगे, ब्रोमीन डेरिवेटिव्स देखने को मिलेंगे, आयोडीन डेरिवेटिव्स देखने को मिलेंगे। कौन नहीं कर पाएगा ये? इतना सिंपल क्लासिफिकेशन है। फ्लोरीन डेरिवेटिव, क्लोरीन डेरिवेटिव, आयोडीन डेरिवेटिव, यहाँ पे कार्बन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन का क्लोरीन के साथ, यहाँ पे कार्बन का ब्रोमीन के साथ बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन का आयोडीन के साथ बॉन्ड। अभी सिखाया है भाई, कर लीजिए भाई, बड़ा सिंपल है। फ्लोरीन डेरिवेटिव देखिए भाई, 2 कार्बन के साथ में 1 फ्लोरीन लगा दिया, हाइड्रोजन बना लेंगे भाई अपने आप। ये बना लीजिए हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए भाई, CH3, CH2, Cl बना दिया। चलिए भाई यहाँ पे बदल देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया आपके लिए ये। इस कंपाउंड का नाम बताइए, इस कंपाउंड का नाम बताइए, इस कंपाउंड का भी नाम बताइए। CH2, यहाँ पे मैंने लगा दिया है आयोडीन। बताइए भाई, बताइए। IUPAC नाम लिख दीजिए इन सभी के। बहुत सिंपल है ना? वेरी गुड। फ्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। भैया मिथाइल बेंजीन क्यों लिख रहे हो आप? क्यों लिख रहे हो भैया मिथाइल बेंजीन? टोलुइन भैया, टोलुइन लिखो, मिथाइल बेंजीन नहीं, टोलुइन, टोलुइन, टोलुइन। समझ में आ रहा है? हाँ, सही है, सही है। लिखो, देखो भाई, क्या होगा इसका नाम? IUPAC नेम लिखने हैं, इसका नाम होगा फ्लोरो इथेन। वेरी गुड। किसी ने तो इथाइल फ्लोराइड लिखा था। ठीक है बेटा, आप देखिए आप इसमें क्या करेंगे? IUPAC नेम लिखना है ना? कैसा नेम लिखना है हमें? IUPAC नेम लिख रहे हैं हम, कॉमन नेम पे अभी बात नहीं कर रहे हैं। फ्लोरो इथेन, ठीक है भाई? इसका नाम क्या होगा? क्लोरो इथेन नाम होगा। वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा? बताओ भाई, नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से 1 2 3 4। तो क्या आएगा भाई नाम? 4 ब्रोमो मिथाइल बेंजीन, नहीं टोलुइन। क्या नाम होगा? 4 ब्रोमो टोलुइन। इसी को आप लोग पैरा ब्रोमो टोलुइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पैरा ब्रोमो टोलुइन। ये हमारे लिए एंशियंट टाइम का नॉमेनक्लेचर है। पता है ना ये? पुरानी बात है। बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम नंबरिंग कहाँ से होगी? अच्छा भाई, कुछ बच्चों को ये दिक्कत हो रही है, तो वो इसको बना लेंगे ना बेटा। CH2I, CH2 नहीं, CH डबल बॉन्ड CH2। अब नंबरिंग करेंगे। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। हो गया ना? 3 आयोडो प्रोपीन, है ना भाई? 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है। प्रो 1 ही नहीं लिख देना। हो गया ना नॉमेनक्लेचर? वेरी गुड। इसके बाद वाला क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आप इसे रिवाइज़ कीजिए और होमवर्क दे देता हूँ मैं थोड़ा-सा। भाई होमवर्क कर लेंगे। होमवर्क क्या करना है भाई? होमवर्क क्या करना है? होमवर्क है आपका, सबसे पहला तो रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ क्या करना है? GOC
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कर लेना है बेटा, क्योंकि वहाँ उसका जो हम लोगों ने यूटिलाइजेशन किया है ना वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, जीओसी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भाई, ये पहला रिवाइज कर लेना है। दूसरा आपको रिवाइज करना है क्या, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी। भैया आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर रिवाइज कर लो, क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, जीओसी रिवाइज कर लीजिए, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर रिवाइज कर लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको 11th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं, 11th क्लास में आपने पढ़े हुए हैं अच्छे से। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो जाके पढ़ लीजिए, ठीक है भाई, वरना आपको दिक्कत होगी। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इंजॉय कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं देख रहा हूँ भाई, पूछ लो भाई। 2 मिनट और क्लास चलेगी, उसके बाद पूछ लीजिए भाई, बंद हो जाएगी क्लास। हम्म, किसी को नहीं पूछना है बेटा। देखो, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला, हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकाला है बेटा। हमें ज़रूरी होता है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए स्टेरिक नंबर। क्या ज़रूरी होता है, स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए नहीं बोला था, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर लीजिए, उससे स्टेरिक नंबर आ जाएगा। अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। स्टेरिक नंबर आपका 3 आता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो फिर sp3d। समझ गए भाई, 6 वाले केस में sp3d2। ठीक है बेटा, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये भी रिवाइज कर लीजिए। हाँ जी, लीनियर, ये ज्योमेट्री बता रहा हूँ, शेप नहीं। नहीं तो कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ये ज्योमेट्री की बात चल रही है, ये हाइब्रिडाइजेशन की बात चल रही है, ये तो आपको पता ही है, स्टेरिक नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे। लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है भैया, यहाँ से कैमरा हटा ही दूंगा मैं। ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद sp3 वाले पे क्या होता है भाई, टेट्राहेड्रल, है ना भाई, टेट्राहेड्रल। और इसके लिए होता है टीबीपी, और इसके लिए होता है ऑक्टाहेड्रल ओएच। ये मैंने आपको पढ़ाया था, रिवाइज कर लीजिए बेटा। हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ाई थी। एक ही एटम की ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाती हैं तो नई ऑर्बिटल्स बनती हैं, उन्हीं को हमने नाम दिया था हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। रिवाइज करा दिया मैंने आपको। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।